गुड मॉर्निंग। हम देखते हैं आज विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग हमने देखा था कि विमी विश्लेषण के आधार पर किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच करना। जैसे कोई हम समीकरण लिए थे, उनके दोनों पक्ष यदि बराबर आते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि वो समीकरण कैसा है, शुद्ध समीकरण है। उसी प्रकार इसका दूसरा प्रयोग है भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अब यदि हमें ये ज्ञात है, यदि ये ज्ञात हो कि भौतिक राशि किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यदि ये ज्ञात हो कि भौतिक राशि किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो उस समय उनकी विमाएं लिखकर हम उन भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि हमको ये मालूम है कि भौतिक राशि, जैसे हमने कोई भौतिक राशि लिया, अब वो भौतिक राशि किन किन कारकों पर निर्भर करता है। जैसे मान लो लंबाई, जैसे हम लिए क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो क्षेत्रफल निर्भर करता है लंबाई और चौड़ाई पर। या फिर वेग हमको निकालना है, तो वेग किस पर निर्भर करता है, ये हम भौतिक राशि के आधार पर उनकी विमाएं, मतलब उनका विमी सूत्र निकालेंगे। और विमी सूत्र निकालने के बाद दो भौतिक राशियों के बीच क्या संबंध है, ये हम ज्ञात करते हैं। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग प्रत्यास्था गुणांक और घनत्व पर निर्भर करता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वायु में जो ध्वनि का वेग है वो निर्भर करता है प्रत्यास्था गुणांक और घनत्व पर। तो इस समय विमी विधि से वेग का सूत्र निकालना है। यदि हमको ये मालूम है कि ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, प्रत्यास्था गुणांक और घनत्व पर, तो हम विमी विधि की सहायता से, मतलब विमी समीकरणों की सहायता से उसके वेग का सूत्र निकालेंगे। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं, माना V अनुक्रमानुपाती है प्रत्यास्था गुणांक E इंटू A और D टू B के। मतलब यहाँ पर जो हम ध्वनि का वेग V है वो निर्भर करता है प्रत्यास्था गुणांक E और घनत्व D पर। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। अब यदि हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह के बदले लगेगा बराबर, और यहाँ पर एक नियतांक लगता है K, E इंटू A D इंटू B, समीकरण 2। ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो K है, K क्या है, K विमाहीन राशि है।
के क्या है, विमाहीन राशि। यहाँ पर v का मतलब होगा वेग, e का मतलब होता है प्रत्यास्था गुणांक और d का मतलब होता है घनत्व। लेकिन जो k है, क्योंकि k कहाँ से आया, जब हमने अनुक्रमानुपाती चिन्ह को बराबर में बदला उस समय हम एक नियतांक कांस्टेंट मान लेते हैं k, तो k क्या है, एक विमाहीन राशि होगी। अब यहाँ पर देखते हैं v मतलब वेग की विमा, वेग की विमा हो जाएगा L t माइनस 1। वेग की विमा क्या होगी, L t माइनस 1। मतलब हम इसको विमीय सूत्र के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं m0 L t माइनस 1। इसका वेग का विमीय सूत्र हो जाएगा m0 L t माइनस 1। अब यहाँ पर वेग के विमीय सूत्र हो गया। अब देखते हैं E मतलब प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र। अब यहाँ पर प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र होगा m l माइनस 1 t माइनस 2। क्या हो जाएगा, m l माइनस 1 t माइनस 2, ये होगा प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र। अब d मतलब होता है घनत्व, घनत्व का विमीय सूत्र होगा m l माइनस 3 t 0। ये हो जाएगा m l माइनस 3 t 0। अब हम वेग के विमीय सूत्र को, प्रत्यास्था गुणांक का और d मतलब घनत्व के विमीय सूत्र को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है v इज इक्वल टू k e इंटू a और d e की पावर b। समीकरण 2 है v इज इक्वल टू k e की पावर a और d की पावर b है। वेग का विमीय सूत्र है m0 l t माइनस 1 इज इक्वल टू k। ये है प्रत्यास्था गुणांक, इसका विमीय सूत्र है m l माइनस 1 t माइनस 2 a और घनत्व का विमीय सूत्र होगा m l माइनस 3 t की पावर 0 b। ये हो गया, ये हम निकाल लिए। अब हम देखते हैं कि हमने इसके पहले जो सिद्धांत अनुप्रयोग पढ़ा जिसमें भौतिक राशि, ये माना कि भौतिक राशि का जो समीकरण होता है उसके दोनों पक्ष हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विमीय समांगता के अनुसार, विमीय समांगता के अनुसार दोनों पक्षों की विमाएं बराबर होती है। ठीक है, विमीय समांगता का जो सिद्धांत है उनके अनुसार दोनों पक्षों की, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्षों की विमाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सबसे पहले हम m की तुलना करते हैं। m की गुणांकों की तुलना करने पर अब देखो यहाँ पर m का गुणांक यदि हम लेते हैं तो यहाँ पे m की घात क्या है, 0 है और यहाँ पे m की घात 1 इंटू a, m की पावर a होगा और यहाँ पर m की पावर है b। मतलब यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b बराबर 0। ये हो गया, इसको हम दे देते हैं समीकरण 3।
मानकों की तुलना करने पर। देखते हैं t की विमा की यदि हम तुलना करते हैं तो उस समय ये आएगा -1 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या है -1 इज इक्वल टू -2a, -1 इज इक्वल टू -2a, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और a का मान आ गया 1/2। यहाँ पर a का मान कितना आया 1/2 आया। अब इस a के मान को हम रखेंगे समीकरण 3 में, तो लिख लेते हैं समीकरण 3 में a का मान रखने पर, a है समीकरण 3 है a प्लस बी बराबर 0, a का मान रखेंगे 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू आ जाएगा -1/2। यहाँ पर b का मान आ गया -1/2। अब देखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 में मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू k इंटू ई की पावर 1/2 और d की पावर -1/2। तो जब v इज इक्वल टू k ई की पावर ये है तो आ जाएगा v इज इक्वल टू k इंटू ई की पावर अब e अपॉन d पूरे की पावर 1/2, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा k √e/d, ये आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं ये आ गया v का वैल्यू, मतलब हमको वेग के लिए जो समीकरण हमको ज्ञात करना था वो वेग का समीकरण है k √e/d। ये तो दूसरा अनुप्रयोग था। अब हम देखते हैं तीसरा अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। यहाँ पर हम एक पद्धति का मात्रक, जैसे मान लो हमारे पास मात्रक है CGS पद्धति का, तो हम उस मात्रक को बदलेंगे SI पद्धति में बदल सकते हैं या फिर MKS पद्धति या FPS पद्धति, मतलब कोई भी एक पद्धति में यदि मात्रक है तो हम उसके मान को दूसरे पद्धति में कैसे बदलेंगे। तो हम देखते हैं, माना किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c है। हम मान कर चलते हैं कि कोई भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या है, m की पावर a है, l की पावर b है और t की पावर c। अब यहाँ पर यदि पहली पद्धति का मात्रक है, पहली पद्धति का मात्रक है तो उसमें m1, l1 और t1 होगा उसका मान, और यदि दूसरी पद्धति का मात्रक है तो ये हो जाएगा m2, l2 और t2। मतलब यहाँ पर पहली पद्धति में जो मात्रक होंगे उनका मान अलग होगा, दूसरी पद्धति के मात्रक का मान अलग होता है। अब एक पद्धति या पहली पद्धति का संख्यात्मक
मान n1 है और दूसरी पद्धति का संख्यात्मक मान n2 है। यहाँ पर क्योंकि यदि मात्रक बदलेंगे तो उनके मान में भी परिवर्तन आएगा, इसलिए पहली पद्धति का संख्यात्मक मान हम लिए n1 और दूसरी पद्धति का संख्यात्मक मान हम लिए n2। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा n1 m1 l1 t1 ma b c, ये हो गया। और ये हो जाएगा n2 m2 l2 t2, इसकी पावर a, ये b और ये c। तो सूत्र से n2 इज इक्वल टू हो जाएगा n1 m1 अपॉन m2 a L1 अपॉन L2 B और T1 अपॉन T2 C। ये सूत्र से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है। यहाँ पर हम लेते हैं कि MKS पद्धति में यदि हम कार्य का मात्रक लेते हैं तो वो क्या है, जूल है। और यदि CGS पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग है। देखो यहाँ पर मात्रक यदि पद्धति बदल गई तो दोनों का मात्रक बदल जाता है। जैसे MKS पद्धति में कार्य का मात्रक है जूल और CGS पद्धति में कार्य का मात्रक है अर्ग। अब यहाँ पर हमको ये दिखाना है कि हम MKS पद्धति से मात्रक को किस में परिवर्तित करेंगे, CGS पद्धति में। MKS पद्धति से मात्रक को CGS पद्धति में परिवर्तित करने पर अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है। कार्य का विमीय सूत्र, क्योंकि हमको कार्य को लेकर निकालना है कि MKS पद्धति में जो कार्य है वो जूल है, मतलब उसका मात्रक जूल है, और CGS पद्धति में उसका मात्रक क्या है, अर्ग है। इसलिए कार्य का विमीय सूत्र हो जाएगा ML2T-2। अब यहाँ पर ML2T-2 ये इसका विमीय सूत्र है, तो A का मान हो जाएगा 1, B का मान हो जाएगा 2 और C का मान हो जाएगा -2। अब ये क्योंकि हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि विमीय सूत्र MA है, LB है और T की पावर C है। तो यहाँ पर जो M का पावर A है तो A बराबर होगा 1 के, B बराबर होगा 2 के और C बराबर होगा -2 के। ये हम मान लिए। अब MKS और CGS पद्धति को लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं द्रव्यमान M1 और M2। अब देखिए MKS पद्धति में हम द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में, ठीक है। MKS पद्धति में हम
द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में, इसलिए होगा 1 किलोग्राम बटे सीजीएस पद्धति में हम नापते हैं ग्राम में, तो 1 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम, ये आ गया। उसी प्रकार L1 अपॉन L2, L1 मात्रक है किसका, लंबाई का। अब यहाँ पर MKS पद्धति में हम लंबाई को नापते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर। ये निकल गया M1 M2 L1 L2। अब हम ले लेंगे T1 अपॉन T2, क्योंकि समय को दोनों में ही हम सेकंड में नापते हैं, इसलिए इसका मान आएगा 1/1, क्योंकि समय दोनों में ही सेकंड में होगा। अब हम देखते हैं सूत्र से। हमारा सूत्र है N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B और T1 अपॉन T2 C, ये है सूत्र से। अब यहाँ पर आ जाएगा N2 इक्वल टू N1, M1 का अपॉन M2 हम निकाले थे 1000 अपॉन 1, अब A का मान है 1, L1 का मान हम लिए थे 100 अपॉन 1 और B का मान है 2, इसका लिए थे 1 अपॉन 1 और C का मान है -2, तो ये हो जाएगा N2 इक्वल टू N1। 1000 का पावर 1, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3, उसी प्रकार 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 और ये हो जाएगा पूरे की घात 2, क्योंकि 1/1 की घात ऋण 2 है, मतलब 1 का घात यदि ऋण 2 है, 1 का घात यदि ऋण 2 है मतलब वो मान होगा 1, इसलिए हम इसको ले लेंगे 1, तो N2 इज इक्वल टू होगा N1। अब यहाँ पर देखते हैं 10 की घात क्या है, 3 है, और यहाँ पर 10 की घात 2 दूनी 4 है, तो यहाँ पर N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1, 10 की घात 3 और 10 की घात 4 हो जाएगा ये 10 की घात 7। अब क्योंकि ये MKS पद्धति में है, उसको हम बदल रहे हैं CGS पद्धति में, तो यहाँ पर N1 इज इक्वल टू होगा 1, N1 का मान हम ले लेंगे 1, तो N2 इज इक्वल टू आएगा 1 इंटू 10 की घात 7, तो N2 का मान आ गया 10 की घात 7 अर्ग, ठीक है। अब अगला हम एक और उदाहरण देखते हैं इसी में से। देखिए अगला उदाहरण भी हम इसी सवाल में देखते हैं कि एक राशि की मात्रा को हम कैसे दूसरी राशि में परिवर्तित कर सकते हैं। वायु में ध्वनि का वेग, ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग हम मान लेते हैं 332 मीटर पर सेकेंड है। कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड है। अब विमी समीकरण की सहायता से हम क्या करेंगे, विमी समीकरण की सहायता से इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने पर देखो
देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको कि ध्वनि का वेग, मतलब जो हमारा वायु है, वायु में कोई ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ये मान कर चल रहे हैं कि उसका वेग कितना है, 332 मीटर प्रति सेकंड है। अब विमी समीकरण की सहायता से हमको उसको बदलना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो उस समय जब हम उसको बदलेंगे तो उसका मान कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेग, या जिसको हम कहते हैं चाल का विमी सूत्र। वेग या चाल का विमी सूत्र हो जाएगा m0L_t-1। क्या होगा, m0L_t-1। अब देखो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 0, b का मान हो जाएगा 1 और c का मान हो जाएगा -1। क्यों आया, क्योंकि हम हमेशा इसकी तुलना करते हैं, किससे करते हैं तुलना, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से, इससे हम तुलना करते हैं। और जब हम इससे तुलना करेंगे तो a की घात a के बराबर किसके आएगा, 0 के, b बराबर आएगा 1 के और c बराबर आएगा ऋण 1 के, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखो क्या मान कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड, मतलब n1 का मान, n1 का संख्यात्मक मान कितना है, 332 है। ठीक है यहाँ तक। अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं m1 और m2। तो m1/m2, m क्या होता है, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो द्रव्यमान में वायु का वेग दिया है मीटर पर सेकेंड में, मतलब हमको दूरी और समय दिखाया है। द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान तो समान ही होगा, इसलिए m1/m2 क्या होगा, 1 किलोग्राम अपॉन 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1/1, ये आ गया। उसी प्रकार लंबाई L1 क्या होगा, L2 होगा। अब L1/L2 में पहली राशि में हमने क्या लिया है, मीटर लिया है, तो ये आ जाएगा 1 मीटर अपॉन सेकेंड में हमको लेना है 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर होता है 1000, 1 मीटर हो गया, और 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1000 मीटर। ये हो गया L1 और L2 का मान। अब हम निकालेंगे T1/T2 का मान। तो यहाँ पर देखो पहले में हमको दिया है सेकंड और हमको उसको चेंज करना है घंटे में। तो 1 सेकंड बराबर हम लिखेंगे 1 सेकंड बटे 1 घंटा। तो यहाँ पर सेकंड में यदि हम इसको चेंज करते हैं घंटे को, तो 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। ये आ गया तीनों का मान, m1/m2 आ गया, L1/L2 आ गया और T1/T2 आ गया। अब इस मान को हम रखेंगे सूत्र में। देखो इसका सूत्र होता है N2 इज इक्वल टू N1 m1/m2 A, L1/L2 B और T1/T2 C, ये होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं N2 इज इक्वल टू, N1 का मान कितना होगा, 332। उसके बाद m1/m2 ये आएगा 1/1, A का मान है 0, L1/L2 तो ये हो जाएगा 1/1000, इसका पावर है 2, सॉरी इसका B का मान है 1, T1/T2 तो 1/, ये हो जाएगा -1। देखो यहाँ पर हम m1/m2 का मान रखें और A का मान रखें, यहाँ पर L1/L2 का मान रखें, B का मान रखें और यहाँ पर T1/T2 का मान रखें और किसका रखें, C का मान रखें। अब क्या होगा, N2 इक्वल टू
332। किसी भी संख्या का घात यदि शून्य है, यहाँ पर जैसे संख्या का घात क्या है, शून्य है, तो किसी भी संख्या का घात यदि शून्य है तो उसका मान होता है 1। तो ये हो जाएगा इंटू 1 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1/1000 इंटू, अब देखो 1/3600 है। अब 3600 के घात कितना है, ऋण 1 है। अगर हम 3600 को अंश में ले जाएं, ऊपर ले जाएं, तो ये घात प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3600/1। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गया और n2 का मान आ गया 332 गुणा 10 से हम 36 को भाग देंगे तो आएगा 3.6। 10 से यदि हम 36 को भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा, 3.6। तो इसका मान हो जाएगा n2 का, अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो आ जाएगा 11195.2। ये होगा इसका मान। 332 और 3.6 इन दोनों को यदि हम गुणा करते हैं तो 1195.2 ये होगा आंसर। ये हमारा निकला किलोमीटर प्रति घंटे में। अब अगला एक और उदाहरण देखते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। हमने ये माना कि पानी का घनत्व कितना है, 1 ग्राम सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है। अब इसका मान SI पद्धति में ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर पानी का जो घनत्व है, घनत्व जो है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब इस मात्रा को हमको बदलना किस में है, SI पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बदलना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है। घनत्व का विमीय सूत्र, घनत्व का विमीय सूत्र हो जाता है ml-3t⁻0। ये होता है ml-3t⁻0। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और c इज इक्वल हो जाएगा 0। a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -3 और c का मान हो गया 0। अब यदि यहाँ पर क्योंकि डेंसिटी कितना दिया पानी का और कितना है वो 1 ग्राम है, इसलिए हम n1 को ले लेते हैं 1। n1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे पहले द्रव्यमान निकालते हैं m1/m2। अब यहाँ पर पानी को जिस भी जो पद्धति में दिया उसमें हम किस में नापे हैं, ग्राम में, और हमको बदलना किस में है, SI पद्धति में। तो SI पद्धति में हम नापते हैं किलोग्राम में। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ये आ गया। m1/m2 इज इक्वल टू हो गया 1 ग्राम बटे 1 किलोग्राम को हम चेंज कर लिए ग्राम में, तो ये हो गया 1000 ग्राम। L1/L2। अब यहाँ पर दिया है ग्राम सेंटीमीटर, मतलब L1 का मान है 1 सेंटीमीटर, L2 मतलब SI पद्धति में जब हम उसको चेंज करेंगे तो हम उसमें लेते हैं मीटर। तो ये हो जाएगा 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये हो गया 100। तो यहाँ पर आ गया 1/1000 और ये हो गया 1/100। अब हम निकालते हैं T1/T2। क्योंकि समय को किसी भी पद्धति में हम माने उसको हम सेकंड में ही लेते हैं, इसलिए ये हो जाएगा 1/1 सेकेंड।
ये सारे मान आ गए। अब इन मानों को हम रख देते हैं समीकरण या इसके सूत्र में। अब देखो इसका सूत्र होता है N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ये हो गया इसका मान। तो यहाँ पर देखो N2 इज इक्वल टू N1 का मान हम लिए 1, M1 अपॉन M2 हमारा आया था 1 अपॉन 1000 की पावर A का मान था 1। अब L1 अपॉन L2 1 अपॉन 100 इसका मान था -3 और 1 अपॉन 1 इसका मान था 0, इसका मान था 0। यहाँ पर देखो N1 का मान रखे, M1 अपॉन M2 का मान रखे हैं, L1 अपॉन L2 का और T1 अपॉन T2 का। इसमें घात A का मान 1 था, B का मान ऋण 3 था और C का मान क्या था 0 था। अब इसको हल करते हैं। N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 अपॉन ये हो जाएगा 1000। देखो यहाँ पर क्योंकि ये 1 अपॉन 100 है और इसका घात कितना है ऋण 3 है। अगर हम 100 को ऊपर अंश में ले जाते हैं तो ये घात क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 100 की पावर 3 ये हो गया और 1 अपॉन 1 की पावर 0 मतलब ये हो गया 1। तो N2 इज इक्वल टू आएगा 1 इंटू 1 अपॉन 1000 इंटू 100 की पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 2 3 3 0 से 3 0 कट गया। तो N2 का मान कितना आ गया 1 इंटू 100 इंटू 10 हो गया 1000 मतलब N2 का मान आ गया 1000 किलोग्राम प्रति मीटर घन मीटर। अब इसका आंसर क्या आया 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है। इस प्रकार हम एक पद्धति में यदि कोई राशि दी है तो उसको हम आसानी से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। ये क्या था अभी तक कि विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग जो उसके उपयोग थे, जैसे भौतिक राशियों की शुद्धता की जांच करना या उन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करना, या फिर तीसरा जो हम पढ़े कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। अब हम उसकी कुछ सीमाएं देखते हैं। सीमाएं मतलब हर चीज़ का उपयोग की एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन कहने का मतलब हम जिस चीज़ को अभी एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल तो रहे हैं, लेकिन किन किन मात्रकों के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं, तो ये उसकी क्या होगी सीमाएं होगी। तो हम देखते हैं विमी विश्लेषण की सीमाएं। देखो, पहला विमी विश्लेषण का सीमाएं है कि इस विधि से जो हम व्यंजक प्राप्त करते हैं या जो विमी सूत्र हम प्राप्त करते हैं, उस व्यंजक में जो विमाहीन राशि आती है, जैसे k आ गया, 1/2 आ गया या 2 पाई आ गया, ये सब क्या होती हैं विमाहीन राशि। तो हम विमाहीन राशियों का अर्थात नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते। इस पद्धति से सूत्र में आने वाले नियतांकों
के मान ज्ञात नहीं का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखो पहला इसका सीमा क्या हो गया कि इसमें जो भी एक विमाहीन राशि आती है, विमाहीन राशि मतलब ऐसी राशि जिसकी कोई विमा नहीं होती, जैसे कोई संख्या आ गया, अचर संख्या, अचर संख्या मतलब मान लो 2 आ गया, अब हम 2 की विमाएं नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार पाई आ गया तो पाई की भी हम विमा नहीं निकाल सकते। तो ये इसकी सीमा के अंतर्गत आएगा कि इस पद्धति में सूत्र में आने वाले जो नियतांक हैं उनके मानों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला है दूसरा कि यदि कोई राशि, कोई भी जो भौतिक राशि हम ले रहे हैं वो लंबाई, द्रव्यमान और समय इन तीनों के अतिरिक्त किसी अन्य पर निर्भर रहता है। मतलब अभी तक हम जो पढ़े वो हम विमीय सूत्र 3 के आधार पर निकालते हैं, या तो लंबाई पर निर्भर रहे, या तो द्रव्यमान पर, या समय पर, या तीनों पर। तो यदि कोई भौतिक राशि ऐसा है जो कि लंबाई, द्रव्यमान और समय इन तीनों पर निर्भर ना रहकर किसी अन्य राशि पर निर्भर रहता है तो हम वहाँ पर उसके विमीय सूत्र की गणना नहीं कर सकते। इस पद्धति में यदि कोई भौतिक राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय के अतिरिक्त किसी अन्य राशि पर निर्भर करता है तब हम उनका विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते। ठीक है कि यदि कोई राशि जो है, कोई भी मात्रक, कोई भी भौतिक राशि लंबाई, द्रव्यमान और समय इन तीनों के अतिरिक्त किसी और मान पर यदि निर्भर कर रहा है तो हम उसके विमीय सूत्र की गणना नहीं कर सकते। ये इसका दूसरा सीमा है। अब देखते हैं इसकी तीसरी सीमा। तीसरी सीमा ये है, देखो कभी कभी भौतिक राशि में कोई ऐसा नियतांक आ जाता है, जैसे हम कोई भौतिक राशि लिए उसमें कोई ऐसा नियतांक आ जाए जिसकी विमा ही नहीं है, तो उस भौतिक राशि की गणना या उसका विमीय सूत्र का मान हम नहीं निकाल सकते। और इस विधि से लघुगणकीय या त्रिकोणमिति, देखो इस विधि से हम लघुगणकीय मतलब लॉग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, लॉग का मान निकालना है या लॉग से रिलेटेड जो सवाल होते हैं उनका, या फिर त्रिकोणमिति मतलब जो ट्रायंगल से रिलेटेड जो सवाल होते हैं उनका मिति समीकरण ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखते हैं चौथा है कि इस विधि में हम, चौथा क्या है, इस विधि के द्वारा हम ये नहीं जान सकते कि कोई राशि जो है वो सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है।
देखो ये इसकी 4 विमी विश्लेषण की सीमाएं हुई। पहला सीमा ये है कि यदि हमारे पास कोई ऐसा व्यंजक है जिसमें कोई विमाहीन राशि मतलब कोई नियतांक अचर राशि है तो उस राशियों की विमी सूत्र का मान हम नहीं निकाल सकते। सेकंड, यदि कोई भौतिक राशि लंबाई, द्रव्यमान या फिर समय इन तीनों के अतिरिक्त किसी अन्य राशि पर निर्भर करता है तब भी हम उसके मान की गणना नहीं कर सकते। तीसरा देखते हैं कि इस विधि में जो लघुगणक मतलब लॉग से रिलेटेड जो सवाल होते हैं या फिर त्रिकोणमिति समीकरण को हम ज्ञात नहीं कर सकते। और चौथा है कि इस विधि के द्वारा हम ये नहीं बता सकते कि जो राशि हम ले रहे हैं वो सदिश राशि है या कि अदिश राशि। तो इस प्रकार इनको छोड़कर बाकी अन्य राशियों की हम विमी सूत्र निकाल सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़े विमी विश्लेषण के जो उपयोग होते हैं कि क्या क्या उसके उपयोग थे और उनकी सीमाएं क्या होती हैं। धन्यवाद।